हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वीडियो के सेकंड पार्ट तक अपन ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने टाइप का होता है। तो वहां अपन ने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अपना थर्ड पार्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का थर्मल इफेक्ट क्या होता है। चलो अपन यहां से बात करते हैं। देखो, अपन ये बोलते हैं कि जब अपन किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं तो वायर है वो कुछ टाइम के तक गर्म हो जाता है। तो वो इफेक्ट क्या कहलाता है? थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। लेकिन वो वायर है वो गर्म क्यों होता है, इसकी बात अपन करते हैं। तो अगर अपन किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो जो उसके साथ में अपन बैटरी कनेक्ट करते हैं, उस बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। जब अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यानी बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जो आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और जब वो इलेक्ट्रॉन वो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करके, जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या मिल जाएगी? यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो ये क्या करेंगे? जो भी अपना वायर है उस वायर के एटम के साथ में, जैसे यहाँ पर वायर है इसके अंदर बहुत सारे एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इन एटम के साथ में कोलिजन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की अपना जो वायर है उसके एटम के साथ में कंटिन्यूअसली कोलिजन होती रहती है। उस कोलिजन के कारण क्या होता है? यहाँ से जो एनर्जी का डिसिपेशन है, यानी जो एनर्जी लॉस होती है वो किसके रूप में होती है? हीट के रूप में। तो वहां पर क्या होगा? हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो अपना वायर है वो क्या होने लग जाएगा? गर्म होने लग जाएगा। तो यहां से देखो, अगर मैं इसके कुछ रिलेशन की बात करूं तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यहां से अगर मैं वर्क निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा अपने पास? W इक्वस टू वी क्यू आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं। यानी जो पहले वाली प्रोसेस क्लियर आप लोगों के, कि जब अपन किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं तो वो वायर गर्म होने लग जाता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। उसके बाद में अपन ने क्या लिखा था कि अपन किसी भी चार्ज को फ्लो करते हैं तो चार्ज को फ्लो करने के लिए अपन को वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा तो वहां पर उसको अपन ने क्या बोला था? पोटेंशियल बोला था। यानी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ से वर्क को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? W इक्वस टू वी क्यू आ जाएगा। अब अपन ने यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वस टू Q अपॉन टी। तो यहां से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी अपने पास? Q इक्वस टू आई टी। इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूं। अब यहां से देखो इस Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करता हूं तो अपने पास क्या बन जाएगा? W इक्वस टू वी आई टी। उसके बाद देखो यहां पर V क्या है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल के लिए अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वस टू आई आर पढ़ा था। V इक्वस टू क्या होता है? आई आर। तो W इक्वस टू अपने पास क्या हो जाएगा? आई आर आई टी। तो यहाँ से W इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से देखो जो W है अपने पास क्या आ गया? आई स्क्वायर आर टी आ गया। अब अपन बोल रहे हैं कि जब वायर गर्म होगा तो वहां पर जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में निकलेगी? हीट की फॉर्म में। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि W को मैं H से रिप्लेस कर सकता हूँ। हीट क्या है यहाँ पर? H क्या है यहाँ पर? हीट एनर्जी। और एनर्जी को अपन वर्क की एक फॉर्म मानते हैं, तो W को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? H से। तो अपने पास यहाँ क्या आ गया? आई स्क्वायर आर टी।
यानी जो हीट जनरेट होगी वो क्या आ गई अपने पास, I²RT। यहां से देखो मैं कुछ रिलेशन निकालता हूं। जैसे आपकी जो हीट है वो इन तीनों क्वांटिटी पे किस प्रकार डिपेंड करती है। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि हीट है वो करंट के स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको रिलेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। उसके बाद में जो हीट एनर्जी है वो रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट रहेगी, तो इसको इक्वेशन या रिलेशन सेकंड नाम दे देते हैं। उसके बाद में जो हीट है वो टाइम पर क्या रहती है, डिपेंडेंट रहती है। यानी किस प्रकार डिपेंडेंट रहेगी, प्रोपोर्शनल। तो यहां से देखूं जो अपने हीट जनरेट होगी वो तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। एक तो करंट के स्क्वायर पे, दूसरा रेजिस्टेंस पे और तीसरा टाइम पर। यानी आप उसके अंदर कितनी करंट फ्लो करते हो उस पे डिपेंड करती है, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है उस पे हीट डिपेंड करती है, उसके बाद में आप करंट को कितने टाइम तक फ्लो करते हो उस पे डिपेंड करती है। यहां से जो अपन ने तीन जो रिलेशन निकाले हैं, इन तीनों रिलेशन को अपन बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी ये तीनों जो रिलेशन है वो क्या कहलाते हैं, अपने जूल्स के नियम कहलाते हैं, जूल के नियम कहलाते हैं। तो ये थी अपनी थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब आप किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो तो वायर है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब वायर गर्म क्यों होता है इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। क्यों होता है, देखो अगर यहाँ से आप किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे तो जो बैटरी की केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करके इस वायर के अंदर फ्लो होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के एटम के साथ में डायरेक्ट या बार बार कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिसिपेट। यानी उस काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, डिसिपेशन होगा, और वो किस फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में। तो वो वायर है वो क्या हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोल देंगे, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। चलो ये थे अपने जूल्स के हीटिंग लॉ। उसके बाद अपन बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, तो चलो देखो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसको ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया था। यानी जो साइंटिस्ट था अपना ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या देखा, देखो उसने एक सर्किट लिया जिसके अंदर बैटरी, स्विच और एक रियोस्टेट लगा दिया। और यहां पर अपन लेते हैं कोई भी एक वायर, ये आपके पास PQ कोई एक वायर है। अब यहां से देखूं उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये अपन ने जो वायर सर्किट के अंदर कनेक्ट किया है यहां पर अपन एक मैग्नेटिक नीडल लगा देते हैं, और वो मैग्नेटिक नीडल मैंने इस तरीके से इसके नीचे रख दी। यानी जो अपना वायर था इसके पास में अपन ने क्या लगा दी, एक मैग्नेटिक नीडल लगा दी। अब यहां से देखो ओरेस्टेड ने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, तो अपन इसको स्टेप वाइज क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर यहां पर सर्किट के अंदर अपन कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे, यानी स्टार्टिंग में आपका जो सर्किट है उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है वो क्या रहती है, अनडिफ्लेक्टेड रहती है। यानी ये जो अपनी मेन पोजीशन में जैसे लगाई थी वैसी की वैसी रहेगी। अगर अपन स्टेप सेकंड की बात करें तो स्टेप सेकंड के अंदर उसने क्या किया, इस
सर्किट के अंदर करंट फ्लो किया, और वो किस तरीके से किया देखूं। ये अपने पास बैटरी, इसका स्विच, और ये RH, ये अपनी मैग्नेटिक नीडल थी। अब यहां से देखो, जब आप इसमें प्लग इंसर्ट करोगे तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, और उस करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये करंट की डायरेक्शन। तो यहां पर देखो सेकंड स्टेप में वो क्या करता है, जब इस सर्किट के अंदर अपन करंट फ्लो करते हैं तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है। यानी पहले मेन पोजीशन से ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेप थर्ड की। अपन ने 2 स्टेप में क्या देखा कि जब आप सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करते हो तो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो अनडिफ्लेक्टेड रहती है, और जब स्टेप सेकंड के अंदर आप इसमें करंट फ्लो करते हो तो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो अपनी मेन पोजीशन से क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद अपन थर्ड कंडीशन की बात करें। आपके पास ये सर्किट था, और सर्किट के नीचे क्या लगा हुआ अपने पास, मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है। अब अपन थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं। यानी पहले तो करंट की डायरेक्शन ये थी, अब अपन करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपका ये तो नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरीके से। यानी सेकंड स्टेप में करंट की डायरेक्शन ये थी, और थर्ड स्टेप में करंट की डायरेक्शन अपन ने ये कर दी। तो उसने क्या देखा कि जब अपन सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी अपन फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या देखा था कि जब आप सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करते हो तो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो अनडिफ्लेक्टेड रहती है। स्टेप सेकंड के अंदर जब आप करंट फ्लो करते हो तो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है। थर्ड स्टेप के अंदर जब आप सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो वहां पर मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहां से देखो ओरेस्टेड ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया, यानी जो आपका करंट है उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट बताया था। यानी इस एक्सपेरिमेंट के जरिए अपन क्या पता लगा सकते हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यही जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। यहां पर अपन ने फर्स्ट स्टेप के अंदर तो ये देखा था कि मैग्नेटिक नीडल है वो अनडिफ्लेक्टेड रहती है, लेकिन सेकंड और थर्ड कंडीशन में अपन ने क्या देखा था कि जब आप करंट फ्लो करते हो तो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या होने लग जाती है, डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सेकंड और थर्ड स्टेप के अंदर अपन अगर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाने लग जाएं, यानी करंट की वैल्यू है अगर अपन और बढ़ाते चलते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन भी क्या होने लग जाता है, ज्यादा होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा, जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक करंट पर। यानी जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन किस तरीके से पता लगा सकते हैं।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो उसके बाद में देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए अपन जो फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे वो कौन सा है? राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल, यानी आपने स्क्रू तो देखा होगा, उस स्क्रू को जब अपन दीवार के अंदर लगाते हैं तो देखो, जैसे ही मेरे पास ये स्क्रू है तो यहां से मैंने क्या किया है, स्क्रू आपका कुछ इस टाइप का होता है, इस पे कुछ रोटेशन होते हैं, तो जब आप इस स्क्रू को दीवार के अंदर लगाते हैं तो ये दीवार के अंदर अंदर की ओर जाएगा, तो जो आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी जो आपका स्क्रू है वो अंदर की ओर जाएगा, वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। यानी जो स्क्रू की फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो तो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। अब अगर आप इस पेच को इस तरीके से घुमाते हो या स्क्रू को इस तरीके से घुमाते हो तो ये जो रोटेशन है आपका, ये रोटेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में देखो, यहां से ये तो हो गया अपने पास राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल, यानी जिसके अंदर अगर आपके पास कोई स्क्रू है, अगर आप उसको कहीं पे लगाते हो तो उसकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और इस स्क्रू के ऊपर जो रोटेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है अपना राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या होता है? देखो, अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है, या आपके पास कंडक्टिंग वायर है और इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, अगर यहां से देखूं मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं, तो ये रहा आपका राइट हैंड। इस राइट हैंड को मैं कहां पे रखूंगा? इस कंडक्टिंग वायर के अंदर जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो राइट हैंड का थंब है उसको तो मैं कहां पे रखूंगा? करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी जो रोटेट अंगुलियां हैं, यानी रोटेटेड जो फिंगर हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका जो राइट हैंड है उसका थंब आपको कहां पे रखना है? इस जो वायर अपन ने लिया है इसकी डायरेक्शन में, यानी जहां पर करंट फ्लो होगा थंब को उसकी डायरेक्शन में रखना है। और जो आपकी मुड़ी हुई फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। चलो आज के लिए इतना ही पार्ट थर्ड के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एसी और डीसी जनरेटर की। थैंक यू।